गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। आज का एग्रोनॉमी का 6 या फिर कहें छठवां सेशन है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं यूपी एजीटीए, इफको और साथ ही साथ एमपी आरएचईओ और टीजीटीएन पीजीटीएन आईबीपीएस एएफओ जो भी परीक्षाएं आपकी आने वाली उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि एजीटीए के लिए स्पेशली हम जो है एक परीक्षा से पहले परीक्षा लेने जा रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम पर जाकर विजन एग्री एकेडमी के वाले पर, ठीक है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा इसकी। और उसमें आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसा एडमिट कार्ड दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपको प्रॉपर रूप से उचित दूरी पर बिठाया जाएगा, प्रॉपर रूप से आपकी निगरानी की जाएगी, प्रॉपर रूप से आपके 4 से 5 सेट तैयार किए जाएंगे पेपर के, और आपका बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल बनाकर आपका पेपर लिया जाएगा। जो भी अटेम्प्ट करना चाहे वो टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन या अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। 100 सीट है अभी अभी फिलहाल आपका 30 मार्च को 100 सीट्स पर पेपर करा रहे हैं। आगे आगामी दिनों में भी हम पेपर कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा केवल 100 सीट पर पेपर करा रहे हैं, और बाकी आपका जो है आने वाले समय में आपका जो है करवाएंगे। 100 सीट है, 100 सीट फुल होते ही रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए जाएंगे। साथ में साथ हमारी एक वेबसाइट एप्लीकेशन है जिस पर आप जो है फ्री डेली क्विजेस लगा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के लिए रागी की खेती किस वर्ष शुरू हुई थी। रागी फिंगर मिलेट है ना, इल्यूसिन कोरकेना की खेती कब शुरुआत हुई थी बच्चों। तो ये हुई थी आपकी कब, 1800 ईसा पूर्व में, 1800 बीसी में, 1800 बीसी या 1800 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब भैया ये बात करें कि 2300 बीसी में या 2300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो भैया याद कर लो, 2300 ईसा पूर्व में चना कौमा सरसों है ना, चना कौमा सरसों कौमा कपास, ठीक है, किसकी बच्चों, कपास की खेती की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। तो आपकी चने की खेती, सरसों की खेती, कपास की खेती, और साथ में साथ किसकी बच्चों, नाशपाती की खेती शुरुआत हुई थी आपकी कब, आपका 2300 ईसा पूर्व में, है ना। 1800 में रागी की है भाई। 1725 की बात करें तो ज्वार की खेती, 1725 में ज्वार की खेती की शुरुआत हुई थी। 1725 में किसकी खेती की शुरुआत हुई, ज्वार की। 2200 में लिख लो, 2200 ईसा पूर्व में, 2200 ईसा पूर्व में आपकी किसकी, ईसा पूर्व में किसकी खेती, चावल की खेती, है ना। 4400 में लिख लो, 4400 ईसा पूर्व में किसकी खेती शुरुआत हुई थी। आप लोग नोट करते जाओ, देखो भले ही नहीं लिखा है लेकिन लिखते जाओ। 4400 ईसा पूर्व में किसकी हुई थी, मक्का की खेती की शुरुआत, है ना, मक्का की खेती। 3400 में, सॉरी 3500 है, सॉरी 3500 में आपका आलू की खेती की शुरुआत हुई थी। 3500 ईसा पूर्व में आलू की खेती की शुरुआत हुई थी, है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। आगे चले अगली स्लाइड की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अधिक भोजन उगाओ अभियान, ग्रो मोर फूड कैंपेन। देखो बच्चों, ग्रो मोर फूड कैंपेन थोड़ा सा अपवादित क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 ईयर दिए गए हैं, कब शुरू हुआ था ये, एक तो 1947 दिया है, एक 1942 दिया है, 2 दिए गए हैं। अगर कि दोनों आंसर बोले तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। देखो क्या हुआ था, 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर कहें आपका ब्रिटिश सरकार ने ग्रो मोर फूड कैंपेन या फिर कहें अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू किया था। कौन सा भैया, ग्रो मोर फूड कैंपेन 1942 में किसने शुरू किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था, ठीक। लेकिन 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 1945 में इसे बंद कर दिया गया था। 1945 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया।
फिर स्वतंत्रता के बाद या फिर कहें स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो फूड क्राइसिस तो तब भी थी, या फिर कहें अन्न की कमी तो तब भी थी। तो उस समय दोबारा से 1947 में, दोबारा कब शुरू हुआ बच्चों? 1947-48 में दोबारा से शुरू किया गया था आपका अधिक अन्न उपजाओ अभियान। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। 1942, यदि केवल ये पूछे कि आपका ग्रो मोर फूड कैंपेन कब शुरू हुआ, तो 1942, और ये पूछे स्वतंत्रता के बाद कब शुरू हुआ, तो 1947, है ना। स्वतंत्र भारत का पूछे तो 1947, और यदि यही पूछे केवल कि ग्रो अधिक भोजन उगाओ अभियान कब शुरू हुआ, तो भैया ये 1942 में शुरू हुआ था, जो कि राइट आंसर है 1942, ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 1945 में से बंद कर दिया गया था, 1947 में से दोबारा शुरू किया गया था, है ना। तो जो सी के साथ जा रहे हैं तो वो स्वतंत्र भारत के बाद का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन स्ट्रोक क्रांति उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे आधुनिक उपकरणों को सहारा लिए बिना, या फिर कहें किसका सहारा लिए बिना भोजन उगाने का एक प्रयास किसके द्वारा कहा जाता? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, मसानोबु फुकुओका, आपका युआन लोंगपिन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दोनों मिक्स हो गए क्वेश्चन थोड़ा सा। वन स्टोर रेवोल्यूशन, एन अटेम्प्ट टू ग्रो फूड विथआउट resorting to modern tools such as fertilizers, pesticide was termed by whom? Dr. Norman Borlaug, Masanobu Fukuoka, युआन लॉन्गपिन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? हाँ, मिसोनोबु फुकुओका। फुकुओका को फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है ना। मोसोनाबु फुकुओका, मासोनाबु फुकुओका को किसके रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि राइट आंसर है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग सभी को पता है भैया, विश्व में एग्रोनॉमी के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। युआन लोंगपेन हाइब्रिड राइस के जनक। हाइब्रिड राइस के जनक कौन है भैया? युआन लोंगपेन। हाइब्रिड राइस के जनक कौन है? युआन लोंगपेन। युआन लोंगपेन जो है हाइब्रिड राइस के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद, फरीदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल। वेयर वाज द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी एस्टैब्लिश्ड? हैदराबाद, फरीदाबाद या बेंगलुरु या भोपाल? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो सही उत्तर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो फरीदाबाद आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी कहां पर है आपकी? फरीदाबाद के अंदर है। कहां पर है बच्चों? फरीदाबाद के अंदर। ठीक, अब बच्चों ये बताओ हैदराबाद के अंदर कौन कौन से संस्थान है? हैदराबाद के अंदर कौन कौन से संस्थान है? तो भैया एक तो इक्री सेट है, हमें पता है इक्री सेट है। इक्री सेट के अलावा कौन सा है भैया? क्रीडा है ना। इक्री सेट के अलावा कौन सा है? क्रीडा है। ठीक है, क्रीडा सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। ठीक है, और क्या है भैया हैदराबाद में? हैदराबाद में आपका मैनेज है ना, मैनेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज है आपका हैदराबाद में। और कौन सा है भैया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, आईआईएमआर है, आईआईएमआर है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है ना। कहाँ पर आपका? हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, बेंगलुरु में क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ, बेंगलुरु में क्या है?
बेंगलुरु में आपका राष्ट्रीय पशु पोषण और कार्यकी संस्थान है, राष्ट्रीय पशु पोषण और कार्यकी संस्थान है, कहाँ पर आपका? बेंगलुरु में। भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वानस्पतिक रूप से परिचायित पौधों में जड़ विकास के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? जिब्रेलिन एसिड, ऑक्सिन, एथिलीन, मैलिक हाइड्रोजाइड। विच प्लांट हार्मोन इज यूज्ड फॉर रूट डेवलपमेंट एंड वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट? किसका यूज जो है, किसका उपयोग आपके जो वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधे होते हैं उनमें रूट या फिर जड़ विकास के लिए किया जाता है? तो भैया कौन सा यूज किया जाता है? हमारा ऑक्सिन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बच्चों? ऑक्सिन। जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी ब्रेकर है भैया, डोरमेंसी को तोड़ने वाला है, बीज की सुषुप्ता, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, डोरमेंसी को तोड़ता है, सुषुप्तावस्था को तोड़ने का काम करता है। कौन? आपका जिब्रेलिक एसिड, ठीक। एथिलीन आपका राइपनिंग हार्मोन है, कौन सा बच्चों? राइपनिंग हार्मोन है आपका एथिलीन। मैलिक हाइड्रोजाइड अंकुरण को रोकता है, भंडारण में रीस्प्राउट या फिर कहें स्प्राउट को, प्याज को जो है, प्याज के अंकुरण को रोकता है भंडारण में, है ना। प्याज व आलू के अंकुरण को रोकने के लिए भंडारण में किसका यूज करते हैं हम? मैलिक हाइड्रोजाइड या एमएच का यूज किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भैया? तो सबसे बड़ा उत्पादक तो एक ही भैया, चाइना, भारत का दूसरा स्थान है ना, सब्जी उत्पादन में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज हैं उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली, मध्यम रूप से गहरी जड़ वाली या बहुत गहरी जड़ वाली। अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ रूट, राइस, पोटैटो एंड ओनियन आर शैलो रूटेड क्रॉप, डीप रूटेड क्रॉप एंड मॉडरेटली डीप रूटेड क्रॉप। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया यहाँ पर चावल, प्याज, आलू कैसी हैं? उथली जड़ वाली है ना। चावल, प्याज, आलू कैसी हैं? शैलो रूटेड हैं भाई, कैसी हैं? उथली जड़ वाली। अब भाई गहरी जड़ वाली कौन सी हैं? तो गहरी जड़ वालों में आप डीप रूटेड में कौन सी आ जाती है? चना आ जाता है भैया, लिख लो, चना लिख लो, अरहर लिख लो, कपास लिख लो, है ना, अंगूर लिख लो। ये कैसी है भैया? गहरी जड़ वाली हैं। कैसी हैं बच्चों? गहरी जड़ वाली हैं। सोयाबीन हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, ये कैसी हैं? गहरी जड़ वाली, ठीक। आपकी मॉडरेटली डीप रूटेड कौन सी है भैया? केला, सेम, नारियल। केला हो गया, मूंगफली, कॉमा सेम, मूंगफली, कॉमा सेम, ये कैसी है आपकी? मॉडरेटली शैलो रूटेड है, ठीक है। तो आपकी ये कैसी है? चावल, आलू और ओनियन कैसी है? शैलो रूटेड क्रॉप है ना, उथली जड़ वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रमाणित कपास उत्पादन के लिए अनुशंसित अलगाव दूरी, व्हाट इज द रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड कॉटन प्रोडक्शन? 40 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर या 35 मीटर? कितना रखा जाता है भाई? कपास में आपका प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन या अलगाव दूरी कितनी रखोगे? तो भैया कपास में कितनी अलगाव दूरी चाहिए होती है? 30 मीटर। किसके लिए? प्रमाणित या फिर कहें सर्टिफाइड सीड के लिए। और भैया फाउंडेशन एफएस के लिए कितनी चाहिए? 30। सर्टिफाइड के लिए तो फाउंडेशन के लिए कितना भैया? 50 मीटर। फाउंडेशन सीड के लिए कितना चाहिए होगा आपका? 50 मीटर फाउंडेशन के लिए, और सर्टिफाइड के लिए कितना? 30 मीटर। और यही सेम आपका जूट का भी होता है, जूट में 30 मीटर सर्टिफाइड सीट के लिए, 50 मीटर फाउंडेशन सीट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 है, नियंत्रित परिस्थितियों में मिट्टी के एक स्तंभ से उत्पादन और निक्षालन हानियों को मापने के लिए उपकरण को कहा जाता है इन्फिल्ट्रोमीटर, बाष्पीकरण मापी, पायरोमीटर या लाइसीमीटर।
an instrument for measuring production and leaching losses from a column of soil under controlled condition is called infiltrometer, इवेपोरोमीटर, पायरोमीटर या लाइसीमीटर। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा भैया यहाँ सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो, क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लाइसीमीटर, है ना। लीचिंग लॉसेस को ये कहें मापने के लिए क्या करते हैं? लाइसीमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। लाइसीमीटर को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। लाइसीमीटर को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इनफिल्ट्रीमीटर को इनफिल्ट्रेशन के लिए, इवोपोर ट्रांसपायरेशन को मापने के लिए इवोपोरीमीटर। हर हर महादेव सत्यम सारस्वत जी। पायरोनोमीटर को, पायरोमीटर को बताओ किस लिए यूज करते हैं? पायरोमीटर को, पायरोमीटर को किस लिए यूज किया जाता है? तो भैया पायरेनोमीटर को आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? पायरेनोमीटर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूनु जुताई में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? पेंडिमेथालिन, फ्लुक्लोरिन, पैराक्वाइट, एलाक्लोर। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज टू कंट्रोल बीड इन जीरो टिलेज? तो भैया पैराक्वाइट का यूज करेंगे। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करेंगे। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड पैराक्वाइट, है ना, जो कि आपकी पूरी वनस्पति को मारने का काम करेगा। पैराक्वाइट राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली कपास की प्रमुख प्रजाति है? गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम बारबेंडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्पीसीज ऑफ कॉटन ग्रो इन इंडिया? गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम अर्बोरियम या गॉसिपियम बारबोडेंस। कौन सी उगाई जाती है भैया भारत में सर्वाधिक? तो भाई भारत में तो कौन सी? अमेरिकन कपास की गॉसिपियम हिरसुटम, अमेरिकन कपास की गॉसिपियम हिरसुटम उगाई जाती है भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है गॉसिपियम हिरसुटम, है ना। अब बात करें कि भाई सबसे ज्यादा फाइबर लेंथ या फिर कहें सबसे ज्यादा जो रेशे की लंबाई होती है वो किस कपास की होती है? तो भैया वो होती है गॉसिपियम बारबेडेंस की, है ना। सबसे ज्यादा जो फाइबर लेंथ होती है, सबसे ज्यादा जो रेशे की लंबाई होती है वो किसकी होती है? आपकी गॉसिपियम बारबेडेंस की होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सब्जी मटर की बुआई के लिए अंतराल कितना रखोगे? 50 गुणा 25, 60 गुणा 30, 30 गुणा 10 या फिर 45 गुणा 30 सेंटीमीटर। स्पेसिंग फॉर सोइंग वेजिटेबल पी को सो करने के लिए कितनी दूरी रखी जाती है? लगभग आपका 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है बच्चों? 30 गुणा 10 सेंटीमीटर हम दूरी रखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक या चयापचय पोषक तत्व शब्द किसके द्वारा दिया गया? कार्यात्मक व चयापचय पोषक तत्व शब्द किसके द्वारा दिया गया? जेबी लीबिक द्वारा, डीजे निकोलस, डीआई अर्नोन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। द टर्म फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट वाज कॉइन्ड बाय जेबी लीबिक, डीजे निकोलस या आपका डीआई अर्नोन या नन ऑफ दीज। तो भैया डीजे निकोलस ने, किसने दिया था भैया? फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट किसने दिए भाई? डीजे निकोलस ने दिए थे। किसने दिए थे बच्चों? डीजे निकोलस ने, ठीक। जेबी लीबिक ने क्या दिया था भैया? लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम, मिनिमम किसने दिया था? जेबी लीबिक ने दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया? जेबी लीबिक ने। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट का कानून किसने दिया? आवश्यकता का कानून किसने दिया? एसेंशियलिटी
ऑफ न्यूट्रिएंट किसने दिया था बच्चों? ये दिया था डी.आई. अर्नोन ने, डी.आई. अर्नोन ने, ठीक। किसने दिया था? डी.आई. अर्नोन ने। इन्हें भैया जेबी लीविक को एग्रोकेमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ एग्रोकेमिस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं जेबी लीविग, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, ऑप्शन बी राइट आंसर। आलू के झुलसा का प्रभावी नियंत्रण किसके उपयोग से संभव है? स्वच्छता उपाय, मेटाल एक्सिल का छिड़काव, बोर्डो मिश्रण। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पोटैटो ब्लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉसिबल यूजिंग सैनिटेशन मेजर, स्प्रेइंग ऑफ मेटल एक्जेल, बोर्डेक्स मिक्सचर या उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाता है, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाता है। अब जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर किसने खोजा था? मिलार्डेट ने खोजा था। किसने खोजा था भैया? मिलार्डेट ने। आपका जो आलू का झुलसा रोग है ये किससे होता है भैया? कवक से होता है। और आपका जो बोर्डेक्स मिक्सचर है, मेटल एक्सिल है, ये कैसे हैं आपके? फंजीसाइड है, कवक नाशक हैं। किसके रूप में यूज होते हैं बच्चों? कवक नाशक के रूप में यूज होते, उपयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखो। चावल का भूरा पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है? डेक्सलोलेरा ओराइजे, सेरोस्पोरा, एरेचिडिकोला, जेंथोमोनास ओराइजा, पायरिकुलेरिया ओराइजा। आपका जो है कहें कि ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज किससे होती है? जो कि आपके 1943 में बंगाल अकाल के लिए जिम्मेदार था भाई। बंगाल अकाल के लिए जिम्मेदार था कौन सा है भैया? ब्राउन स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। लेकिन भाई यहाँ तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है ही नहीं आंसर ऑप्शन में, तो क्या करें? तो भैया इनकी कुछ सेक्सुअल स्टेजेस भी होती हैं, है ना, कुछ स्टेजेस भी होती हैं जहां पर इनका नेम चेंज हो जाता है। मतलब सर ड्रेक्सलेरा ओराइजी, ड्रेक्सलेरा ओराइजी, यहां पर इसकी क्या है? लैंगिक अवस्था है, सेक्सुअल स्टेज है। कौन सी आपकी? ड्रेक्सलेरा ओराइजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पायरिकुलेरिया ओराइजी से तो दूसरा रोग होता है भैया, पायरिकुलेरिया ओराइजी ब्लास्ट ऑफ राइस होता है। ब्लास्ट ऑफ राइस किससे होता है? ब्लास्ट ऑफ राइस, राइस का ब्लास्ट रोग जो होता है वो किससे होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजा से होता है। होता है कि नहीं होता है भैया बताओ? होता है। जेंथोमोनास ओराइजा से आपका बैक्टीरियल ब्लाइट होता है कि नहीं? जीवाणु झुलसा, है ना। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है वो किससे होता है? जीवाणु झुलसा। आपका जो है जेंथोमोनास ओराइजी से, ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजी, है ना। यहां पर देखिए सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला से क्या होता है? सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला से क्या होता है? अर्ली लीफ स्पॉट, मूंगफली में अर्ली लीफ स्पॉट होता है जो कि आपका टिक्का रोग के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लैंगिक अवस्थाएं भी आपको याद करके रखनी है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों को कवर करने वाली संस्थाएं कृषि मंत्रालय, व्यापार और विकास महानिदेशक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, लघु उद्योग विकास संगठन। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कवर्स ट्रेडिशनल एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज। भैया यहाँ पर खादी एंड विलेज, नॉर्मली आपका जो है खादी एंड विलेज जो है किसके लिए जिम्मेदार है? आपके जो है पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों को कवर करता है। कौन? खादी एंड विलेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, पराग उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? भैया पराग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन
प्रोडक्शन, पराग उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए होता है? पोलन प्रोडक्शन के लिए कौन सा तत्व चाहिए होता है? जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर? पोलन प्रोडक्शन के लिए कौन सा तत्व हमें चाहिए होता है? पोलन प्रोडक्शन के लिए कौन सा तत्व चाहिए होता है? पराग उत्पादन के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। कोई सी कर रहा है, कोई ए कर रहा है। कौन सा तत्व चाहिए होता है बच्चों? बोरॉन को लॉक कर दिया जाए, है ना, बोरॉन को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल से सत्यम सारस्वत जी, बोरॉन को हमने लॉक कर दिया है। बोरॉन किस लिए चाहिए होता है? पौधों में पराग के उत्पादन के लिए। पराग के उत्पादन के लिए कौन चाहिए? बोरॉन। पोटेशियम किसके लिए चाहिए? यह भैया स्टोमेटा को बंद व खोलने का काम करता है। साथ में साथ क्या करता है पोटेशियम? पोटेशियम रोग रोधिता, आपका जो है कीट रोधिता या फिर कहें जल के प्रतिरोधता को बढ़ाता है। और क्या करता है वही पोटेशियम? और क्या करता है? शुगर का स्थानांतरण या फिर कहें शर्करा का ट्रांसलोकेशन करता है। शर्करा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें भैया, कैल्शियम क्या काम करता है? तो कैल्शियम हमारे जो सेल होती है उसके कोशिका की जो बाउंड्री वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उसका निर्माण करने का काम करता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, बोरॉन सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लैब टू लैंड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनबीएसएस एंड एलयूपी, झारखंड सरकार, इंदिरा गांधी, आईसीएआर। लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय एनबीएसएस एंड एलयूपी, झारखंड गवर्नमेंट, या इंदिरा गांधी, या आईसीआर? तो भैया ये आईसीआर ने शुरू किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हाँ, हिडन हंगर बताता है पोटेशियम। आईसीआर ने शुरू किया था भैया लैब टू लैंड प्रोग्राम। कब? 1979 में। 1979 में आईसीआर ने लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया था। एनबीएसएस एलयूपी ने क्या दिया था भाई? 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र दिए थे एनबीएसएस एंड एलयूपी, जो कि नागपुर के अंदर है ना। इंदिरा गांधी को आपका मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन कहा जाता है। अंडा क्रांति की मदर कही जाती हैं भैया कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन कौन है? इंदिरा गांधी, है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर। सेवाग्राम प्रयास किसके पर्यवेक्षण में शुरू किया गया था? सेवाग्राम प्रयास किसके पर्यवेक्षण में शुरू किया गया था? सेवाग्राम प्रयास, द सेवाग्राम इनिशिएटिव बाय स्टार्टेड अंडर हुज सुपरविजन? तो भैया एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के जो है नेतृत्व में या पर्यवेक्षण में शुरू किया गया था आपका क्या? सेवाग्राम प्रोजेक्ट। भैया एफएल ब्रायन ने क्या शुरू किया था? गुड़गांव परियोजना। गुड़गांव परियोजना, गुड़गांव परियोजना किसने शुरू की थी? गुड़गांव परियोजना किसने शुरू की थी भैया? एफएल ब्रायन ने। कब? 1920 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या? श्री निकेतन परियोजना। श्री निकेतन परियोजना किसने शुरू की थी भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी, है ना। कब? 1921 में। 1921 में शुरू की थी, है ना, 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। फसल वृद्धि दर मापी जाती है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिदिन, मिलीग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिदिन, ग्राम सेंटीमीटर प्रतिदिन, मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रतिदिन। क्रॉप ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, एमजी पर मीटर स्क्वायर पर डे, ग्राम सेंटीमीटर पर डे, ग्राम एमजी पर सेंटीमीटर पर डे। तो भैया ग्राम मीटर स्क्वायर पर डे में आपका जो है क्या मापा जाता है? क्रॉप ग्रोथ रेट या फिर फसल वृद्धि दर मापी जाती है। फसल वृद्धि दर मापी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर
हो जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को समाप्त करना चाहूँगा और मैं प्यारे बच्चों बता दूँ कि यूपीएजीटीए के लिए एक परीक्षा से पहले परीक्षा का आयोजन कराने जा रही है विजन एग्री एकेडमी, जिसमें एक्चुअल आपको वही माहौल मिलेगा जो पेपर में मिलने वाला है। वही 4 से 5 सेट आपको मिलेंगे एक पेपर के, जिसमें आपके क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे और वही सब आपके लिए करवाने जा रहे हैं, है ना। थैंक यू टॉर्चर्ड बॉय, आप भी नाम अजीब लिखे हो। तो ऐसे आपके लिए एक ऐसा पेपर जिसमें आपको एक्चुअल अपनी तैयारी का पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है, और जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल जैसी फीलिंग दी जाएगी। बिल्कुल से टेबल रहेगी, 2 लोग बगल, मतलब ये कहें कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। इसमें 100 सीट, अभी हम 100 सीट पर अभी पेपर करवा रहे हैं। आगे आगामी जो पेपर होगा उसको मैं मतलब ये कहें कि 500-600 बच्चों का कराऊंगा, लेकिन अभी मैंने 100 ही सीट रिजर्व रखी हैं। 100 सीट के लिए रजिस्ट्रेशन अभी मैं लेना शुरू कर रहा हूं, जिसको एक्चुअल में क्या है, मैंने इसकी फीस इसलिए रखी है क्योंकि मुझे एग्जाम हॉल की व्यवस्था करनी है। ठीक है, एग्जाम हॉल की व्यवस्था के लिए कुछ खर्चा लगेगा, तो उसके लिए 100 लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था करनी है, स्टाफ की व्यवस्था करनी है जो पेपर करा सके, है ना। तो इसके लिए हमने जो है इसकी फीस जो रखी है मात्र 150 रुपए। हर कोई इसको रजिस्टर करा सकता है और इसका पेपर 30 मार्च या अगले संडे को जो है, आपकी 2 डेट दी गई हैं, एक तो आपका 30 मार्च दिया गया है और एक नेक्स्ट संडे को। 2 में से किसी भी डेट को आपका एग्जाम कराया जाएगा। प्रॉपर रूप से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, प्रॉपर रूप से आपकी चेकिंग की जाएगी, प्रॉपर रूप से सारी चीजें आपकी एग्जाम जैसी ही कराई जाएंगी। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से मिलने वाली हैं। ठीक है, सब चीजें अच्छे से मिलने वाली हैं और सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको अपनी तैयारी पता चल सके। और एक्चुअल में पेपर आप बैठोगे ना पेपर में, तो आपको खुद लगेगा कि हम पेपर देना जरूर चाहेंगे, या फिर कहें आप जो है अगला पेपर जरूर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सर एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, इसका कुछ प्राइस भी मिलेगा आपको। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए कुछ प्राइस भी हमने सोच के रखा है, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। हमारे जो विजन एग्री एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, और साथ में साथ हमारे 100 सेट पेपर एजीटीए के लिए अवेलेबल हैं, 50 सेट पेपर ये भी आप परचेज कर सकते हो। डेली फ्री क्विजेस चलते हैं। आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए प्रिंटेड सेट पेपर है, ब्रह्मास्त्र है, आपका यूपीएजीटीए के लिए नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी हम चीज़ें हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप लोगों के बीच कंपटीशन का पता चल सके। और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो मैं पब्लिकली डालूंगा। पब्लिकली मतलब कि हर एक की लिस्ट तैयार करूंगा और हर एक बच्चे को अलग अलग मार्क्स, या फिर कहें जो भी उसके मार्क्स होंगे उसको मतलब ये कहें कि आपको दिए जाएंगे और उसकी एक लिस्ट निकाली जाएगी, और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएगा उसके लिए कुछ प्राइस भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।